हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर और आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। प्यारे बच्चों, अमल लगा के पढ़ाई करो ताकि आप फोड़ के आओ एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है एंड आई नो कि आप लोग बड़े ही दिल से इसे पढ़ेंगे और काफी अच्छा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको पता ही है, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो इसे वन बाय वन करके जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। तो एलिमेंट्स को ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, और इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो देखते हैं हम। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब कि कोई चीज शाइनी है या नहीं है। तो वी नो कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो डल होते हैं। जो हम आगे देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये चमकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सोना चांदी तो चमकता ही है। इवन जो कॉपर के बर्तन होते हैं जैसे पूजा में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें अगर आप पीतांबर से धोते हैं तो बहुत शाइन करते हैं, ओके। देन कम्स मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसे हथौड़ा मार के उसको पतला पतला बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एल्यूमिनियम की फॉइल है, तो उसको पिचका के और फिर उसको हथौड़े से पिचकाओ, वो एकदम पतली शीट बन जाएगी, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर। देन इट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि जैसे च्युइंगम होता है, च्युइंगम को खींचने पे पतली सी वायर बन जाती है, उसी तरीके से आप किसी मेटेलिक चीज को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो वो लंबा वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। अगला है हार्डनेस। तो हमें पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट क्या, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम हमारे एक्सेप्शन बन जाएंगे। आप यहाँ पे वीडियो जाके देखना, आपको दिख जाएगा बड़े इंटरेस्टिंग वे में, उसमें आपको दिखेगा कि क्यों सोडियम एक्सेप्शन है। क्योंकि सोडियम को हम फोर्स लगा के बहुत इजीली पिचका सकते हैं, वो हार्ड नहीं होता सोडियम पोटेशियम। तो एग्जांपल आयरन स्टील हार्ड होते हैं। सोनोरिसिटी मतलब जैसे कि मंदिर में जो हमारी घंटियां होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं और ब्रास की बनी होती है, तो उन्हें जब स्ट्राइक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको ही हम कहते हैं सोनोरिसिटी। तो बेल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अगला देखिए कंडक्शन। कंडक्शन, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि हमारे घरों में बिजली की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं जो कि मेटल से बनी होती है, जिनके अंदर क्या होते हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। तो कॉपर एंड सिल्वर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है जनरली मेटल्स का, ठीक है। टंगस्टन, जैसे कि ये जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का यूज होता है, और जो सोडियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। उसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी भी जनरली हायर होती है, जैसे लेड और आयरन। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब इतना छोटा सा पीस लोहे का ले और इतना कोयले का पीस ले तो ज्यादा भारी कौन होगा, लोहा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपने ये देखा गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ओके प्यारे बच्चों। आपकी लाइफ में भी ये सब होंगे, सोना ही सोना, पढ़ाई करिए मन लगा के। तो देखिए अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में सेम प्रॉपर्टीज की अगर हम डिस्कस करते हैं तो लस्टर, ये क्या होता है, डल इन अपीयरेंस, लस्टरस नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्शंस में बहुत ध्यान रखना है, आयोडीन इज एन एक्सेप्शन हियर, व्हाई, बिकॉज आयोडीन काफी शाइनी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो फोकस ऑन दैट। तो एग्जांपल जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये शाइनी नहीं होते, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि जैसे वो डक्टाइल थे मेटल्स, यहाँ पे ब्रिटल का मतलब है कि स्ट्राइक करने पे टूट जाए, मतलब खींचने पिचकने की जगह टूट जाए, तो वही है ब्रेक्स इजीली व्हेन सॉलिड नॉट मैलिएबल डक्टाइल। मतलब इन पे फोर्स लगाते हैं तो ये चूरा चूरा हो जाते हैं, जैसे शीशा या फिर कोयला है, उस पर हथौड़ा मारेंगे तो पिचकेगा नहीं, वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नॉन सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। मेटल्स के हमें क्वाइट अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है, इन सबके एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स में जैसे कि बेसिक्स एग्जांपल ये दे रखे हैं, डायमंड, क्योंकि डायमंड भी कार्बन का ही बना होता है एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल्स है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स। तो चलिए देखिए अगला आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी जो आपने देखा वो क्या था, वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ लेट्स जंप टू केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो एक चीज बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा था आपने कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जैसे यहाँ पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, याद रखना चाहिए। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब ये मेटल ऑक्साइड बने इनका नेचर क्या होगा, मतलब इनकी केमिकल नेचर क्या होगा, एसिड होंगे या बेस होंगे। तो ध्यान से सुनना, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट सम, और उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझेंगे अभी क्या होते हैं वो। तो बेसिकली याद रखना है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चा। अब देखो अगला है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो अभी हमने नाम लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ अलग चीज नहीं है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, these react with both acid and bases, aluminium oxide and zinc oxide, मतलब Al2O3 and ZnO both are metal oxides but they are amphoteric, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। क्लियर है बात, बढ़िया। अब आता है सॉल्युबिलिटी, मतलब ये मेटल ऑक्साइड से क्या ये सॉल्युबल है पानी में या नहीं है, तो चलो जानते हैं। देखिए, सब ऑक्साइड्स पोटेशियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। देखो, जैसे कि हमारे पास Na2O है और K2O है, जब इसको हम पानी में मिक्स करेंगे तो हमें बेस मिलेगा। इन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीन सॉल्यूशन। एल्कलीन सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो कि बेसिक इन नेचर है। तो जैसे Na2O प्लस H2O, ध्यान से देखना, Na2O प्लस H2O मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर से क्या मिल जाएगा हमें, NaOH, जो कि एक एल्कली है यानी कि बेस है, जो अभी हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। सो दिस इज इट, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। अगला है रिएक्शन विद वाटर, कि पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली, हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनने का। पानी के साथ जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे आग भी लग सकती है। इसलिए यहां पे ये लिखा गया है क्या, विगरसली। विगरसली मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। जैसे कि सोडियम प्लस वाटर, यहाँ पे भी आप जाके आई टैब में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इधर या इधर, ठीक है ना। तो वहां पे आपको दिखेगा, आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, मजा आ जाएगा देख के आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं, असली में भी होती है, ठीक है। तो देखिए, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस H2, एक्सोथर्मिक फ्लेम प्रोड्यूस्ड। मतलब फ्लेम प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे आग लग जाती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्चुअली होता क्या है कि NaOH की इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इतनी गर्मी की वजह से उसमें फ्लेम्स आ जाते हैं, मतलब वो एक्सप्लोड हो जाती है, जलने लगती है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, कुछ है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जैसे कैल्शियम, जैसे सोडियम और पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव है, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये वो बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। बट ये है हमारे पास कैल्शियम, ये थोड़े मॉडरेट है, बढ़िया है, ठीक है ना, इन्हें गुस्सा नहीं आता जल्दी। तो कैल्शियम को जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यहाँ पे भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, बट उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होगी। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसमें आग नहीं लगेगी, तो यहाँ पे फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, लेस रिएक्टिव। और आयरन क्या है, रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर और स्टीम, मतलब जो मेटल जितना कम रिएक्टिव होगा उसको रिएक्ट कराना उतना मुश्किल होगा। क्लियर है बात। चलिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान। अब देखिए, रिएक्शन विद एसिड्स, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, मतलब ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्या कहना चाहते हैं, इसे ध्यान से समझो कि जो मेटल्स है, जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे मेटल प्लस एसिड, तो क्या मिल रहा है आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, शॉर्ट में ये है
ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये एरो का मतलब है गैस निकल गई, ठीक है। और ये MgSO4 क्या है, सॉल्ट है हमारे पास, क्लियर बात, जैसे जिंक क्लोराइड सॉल्ट है। यहाँ पे अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आता है हर बार छप के, तो जिन बच्चों ने क्यूरियोसिटी फ्लो में पढ़ा होता है वो बच्चे एकदम क्लियरली करते हैं विदाउट एनी डाउट। वो आप भी करेंगे क्योंकि आप भी हमारा ही पार्ट है प्यारे बच्चों, क्यूरियोसिटी फ्लो आप सबका है, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्शन क्या है, जो भी आपने देखा कि नॉर्मली मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, बट इट इज नॉट द गेम ओवर, इट इज जस्ट बिगिनिंग। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। जो नाइट्रिक एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों HNO3, जब इसके साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, नहीं होती है, सुनो, नहीं होती है, समझे क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको वो वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको ये लिखना है डज नॉट रिलीज H2 ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इंस्टेड फॉर्म्स NO एंड NO2। तो शॉर्ट में याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, क्लियर है बात। सब मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को हम EU से रिप्रेजेंट करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, क्लियर है बात। तो याद रखना नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं तो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, तो वो वहां पे फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोजन, वो एक अलग एक्सेप्शन है, बट वो नहीं आता ज्यादातर। मेनली यही आता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं होता है, तो आप लिखोगे बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है बात। चलिए अभी हम वन शॉट में इसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, किस बात की टेंशन। देखिए A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे होता है रिएक्शन जहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देता है। इट इज लाइक कि आप और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए अब कोई तीसरा मेंबर आता है एंड ही इज लाइक कि ही इज मोर पावरफुल देन यू, सो वो क्या कहता है, भाई साइड हो जा, मैं नया दोस्त बनने वाला हूं। तो अगर आप वो ज्यादा पावरफुल होगा, आप वीक होंगे तो आप हट जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा स्ट्रांग हुए तो नहीं हटेंगे। सेम यहां पे होता है, अगर आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रांग है तो वो डिस्प्लेस कर देगा, और अगर कम है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिंपल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास जिंक है और ये है कॉपर सल्फेट, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां क्या होने वाला है, यहां कुछ धमाल होने वाला है। जिंक जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हमारा कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। क्लियर है बात, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर मेटल को। ओ वेरी गुड। नो रिएक्शन occurs if less reactive metal is added to a more reactive metal। मतलब कहानी समझो, अगर पहले से यहाँ पे जिंक सल्फेट होता ZnSO4 और यहाँ पे हम कॉपर मिक्स करते तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बट आपको है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो अभी हमने देखा वो था मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम देखने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पहला कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अभी मेटल जब रिएक्ट कर रहे थे तो क्या फॉर्म कर रहे थे, बेसिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखिए यहां पे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। मतलब एसिडिक ऑक्साइड जैसे CO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, याद रखना, यानी इसका नेचर क्या है, एसिडिक। लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे वेट के साथ तो रेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ वाटर मिक्स करा तो मिला H2SO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है, ऐसा समझो, याद रखना। कभी पूछ दे कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है तो कार्बोनिक एसिड, क्योंकि उसमें CO2 ही तो मिक्स करी होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है। ओके अब देखिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, तो वाटर मिक्स करा
तो H2SO3 प्रोड्यूस है। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, और ये दोनों ही वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे देखो कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वहां पे जो ऑक्साइड बना वो न्यूट्रल है। क्लियर है बात? याद रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो जो H2O बनता है आपका, बैलेंस करके लिख देता हूं 2H2O यहाँ पे, तो वाटर भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड, जबकि CO2SO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। तो ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े नंबर दिलाती हैं। CO2 एसिडिक ऑक्साइड, SO2 एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। न्यूट्रल याद रखना, बेसिक नहीं, न्यूट्रल। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है हमारे पास सेकंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शन विद वाटर। ये पानी के साथ क्या होगा भैया? तो चलिए देखते हैं। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जैसे अभी हम एसिड्स में देख रहे थे प्यारे बच्चों, मतलब कहते हैं मेटल्स में, तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे थे। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉन मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। हिंट दे दूं थोड़ा सा, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? देखो, जब कंपाउंड फॉर्म होने में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जहां पे कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं उसे ही कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे Na, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम यहाँ पे मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, और इनको कंबाइन करके हमें क्या मिला? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज ये होती है कि मेटल्स का एक क्या बोलते हैं लाइन से ग्रुपिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे क्लास में हाइट के हिसाब से बच्चों को असेंबली में खड़ा कर दे रहे, सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो उसी तरीके से यहाँ पे सबसे हाई रिएक्टिव, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए this series helps to predict how a metal will react with different chemical situations and is crucial in metallurgy, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे मेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिए the reactivity series is the ranking of metal in order of their reactivity towards water, acid, oxygen displacement reaction। मतलब कि कौन सा मेटल इनके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए, ये है हमारे पास सीरीज। इस सीरीज को ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों, जो जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वीडियो देखने का नहीं है, साथ ही साथ नोट्स बनाने, क्योंकि नोट्स आर इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो देखिए नीचे जो सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे प्लैटिनम। क्लियर है? और जो सबसे हाईली रिएक्टिव है वो है हमारे पास पोटेशियम। तो इसे मैं जूम इन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम है वो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम से कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, बट यहाँ पे कंपैरिजन रेफरेंस के लिए रखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और कौन हाइड्रोजन से कम। हाइड्रोजन से कम है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब याद आ रहा है हमने लिखा था कि एसिड में हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस नहीं करते हैं? ये नीचे वाले, क्योंकि जो ये नीचे वाले ये हैं प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन से भी कहते हैं लो रिएक्टिविटी है, तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाते हैं। बट जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन को उसके एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। क्लियर है? बढ़िया। चलिए तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब कोई बोलेगा याद कैसे रखें? ठीक है, याद रखने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं प्यारे बच्चों, और एक मैम थी तो उन्होंने हमें बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए याद करने का तरीका क्या था, अच्छा था।
काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। मतलब देखो, के से काशी, नाथ Na, का Ca काम, माली Mg हो गया, आलू जरा Zn से, फीके से नहीं है यहाँ पे, टिन हट गए, पकाता है। तो इस तरीके से आपको याद हो सकता है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। वरना और भी टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो विल शो यू। तो अब देखिए यहाँ पे आता है एक्सप्लेनेशन बाय मेटल ग्रुप। अब देखिए जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, ये थोड़े ज्यादा रिएक्टिव वाले पार्ट में आते हैं। इनमें से पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये कोल्ड वाटर के साथ और एसिड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, मतलब ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। क्लियर है। और ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब देखिए, अब जो सोडियम और पोटेशियम है, इनको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे कि ये है हमारे पास, तो इसके अंदर सोडियम रखा है, तो इसके अंदर पहले ऑयल प्लेस्ड होता है और फिर उसमें सोडियम होते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और एयर के साथ भी रिएक्ट करता है और फायर प्रोड्यूस कर सकता है। सो इट इज वेरी डेंजरस टू स्टोर। सो इसे ऑयल के अंदर रखा जाता है क्योंकि ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इट इज केप्ट अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट वाटर रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो KOH प्लस H2, और सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड। ये तो मेटल एंड नॉन मेटल का है, वो दूसरा है, ठीक है। अब देखिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल वो है जो ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत ही कम रिएक्टिव है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जिंक, आयरन और लेड, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम और डाइल्यूट एसिड्स। मतलब ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट ये रिएक्ट करेंगे किससे, स्टीम के साथ या फिर हॉट वाटर हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, नीड हीटिंग फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, इनको हीट करना पड़ता है ऑक्साइड बनाने के लिए। कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, मतलब वही है कि ये भी अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल्स को उनमें से डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और Fe प्लस CuSO4, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो FeSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये होता है ब्लू कलर का। किस कलर का, चलो ब्लू से लिख देते हैं। देखिए, ये होता है आपका ब्लू कलर का, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो ये फॉर्म होने के बाद FeSO4 बनता है, तो FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। तो एग्जाम में ये कलर से भी बहुत चीजें जुड़ी हुई आती है। तो कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, और जो हमारे पास यहाँ पे है फेरस सल्फेट, उसका कलर है ग्रीन। तो ध्यान रखने का है, कलर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको इसी बार अपने बोर्ड में देखने को मिले, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। अब देखिए हमारे पास देन है लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल माने वो मेटल जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन, फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। ये भी हम लास्ट में देखेंगे ओर्स वाले में। अब देखिए मेन चीज क्या है कि भाई ये इतने वो है कि ये गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, ये मोड क्रॉस क्यों लगा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी लिख देते हैं CuCl2H, क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एसिड में से, ठीक है। क्लियर है बात। लेकिन सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है बट हाई टेम्परेचर्स पे। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है। सिल्वर भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव नोबल मेटल्स, जैसे कि हमारे पास गोल्ड और प्लैटिनम। दे डू नॉट कोरोड और ऑक्सीडाइज इजीली, फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब ये नेचर में फ्रीली मिलते हैं। गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, जो प्रोसेसर होता है ना आपके कंप्यूटर में। क्लियर है बात। चलिए अब आता है एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। वही बात है जो अभी हमने पढ़ा था उसी का रिटर्न है ये। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम चेक कर सकते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कौन डिस्प्लेस कर सकता है और नहीं कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि जो जिंक है मेरे प्यारे बच्चों वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट अगर इसी का अपोजिट होता तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए मेटल एक्सट्रैक्शन अभी हम उसमें पढ़ेंगे जब हम मेटलर्जी की बात करेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये देखिए मेन चीज आती है रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल होते हैं रिएक्शन विद वाटर, तो देखो सोडियम और पोटेशियम वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, आग लगा देते हैं।
कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम ये और भी स्लोली रिएक्ट करता है और इसे रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इन्हें और ज्यादा कंडीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, तो टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि कम रिएक्टिव है, ठीक है। और लेड, कॉपर और सिल्वर ये रिएक्ट ही नहीं करते। क्लियर है बात, याद रहेगा, बढ़िया। तो देखिए एक मेमोरी ट्रिक है यहाँ पे याद करने के लिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गोल्डन पर्सन। स्मार्ट गोल्डन पर्सन, यस, सोने पे सुहागा। तो देखिए याद करने का तरीका क्यों है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गोल्डन पर्सन। याद रखना आसान है, ठीक है। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए P से आपका पोटेशियम, S से आपका सोडियम, C से आपका कैल्शियम, M से आपका मैग्नीशियम, A से आपका एल्यूमिनियम, Z से आपका जिंक, I से आपका आयरन, L से आपका लेड, H से आपका हाइड्रोजन, C से आपका कॉपर, M से मर्क्यूरी, S से सिल्वर, G से गोल्ड, P से प्लैटिनम। याद हो गया, जल्दी से याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, ये तो ऐसे याद हो जाएगा ना, मेरे को ज़ीब्रा मत बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गोल्डन पर्सन। तो दो सेट्स में से याद कर लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गोल्डन पर्सन, ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड, याद कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि जो मेटल से बेसिकली तीन कैटेगरी है, हाई, मॉडरेट और लो और वेरी लो। वेरी लो को हटा दीजिए, मेन ये तीन है। तो वाटर के साथ जो हाईली रिएक्टिव है कोल्ड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मॉडरेट वाले स्टीम के साथ, और लो वाले नो रिएक्ट ही नहीं करते। एसिड के साथ ये विग्रस रिएक्शन शो करते हैं बहुत ही फास्ट, मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं मीडियम वाले, और ये ना के बराबर ही रिएक्शन करते हैं। क्लियर है बात। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ये लगभग अपने से नीचे वाले सबको ही रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। मॉडरेट वाले अपने से कम वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और बेचारे जो सबसे कम है वो क्या ही डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है हमारे पास थोड़ा सा अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि नॉर्मली हमें मेटल नेचर में मिलते कैसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जमीन खोदोगे और आपको लोहा मिलेगा, आप जमीन खोदोगे और आपको गोल्ड मिल सकता है फ्री स्टेट में, बट नॉर्मली जैसे हमें सोडियम कभी नहीं मिलेगा जमीन के अंदर, ठीक है ना, डायरेक्टली खोदा और ऐसे सोडियम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्सअप फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड बने हुए होते हैं, तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ता है। कैसे, अब देखते हैं। तो हमें ओर और मिनरल ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो पहले मैं शॉर्ट रिकैप दे दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। ओर्स क्या होते हैं, देखिए ओर ऐसे समझिए जो मिनरल हमें मिलता है ना जमीन में से, जैसे कि कोई चट्टान निकली वो मिनरल है, जिस मिनरल में से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ, कि निकालने में जो मेहनत, लेबर, खर्चा लगा, उसमें से जो मेटल निकाले में उसे हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमें अपने लिए भी कुछ बचेगा। मतलब जहां पे हम सेफली और प्रॉफिट के साथ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिन मिनरल्स में से, उन्हीं को ओर्स कहा जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए ऑक्साइड ओर जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट और जिसमें CO3 कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फाइड ओर जिसमें सल्फर है, हैलाइड ओर जिसमें क्लोरीन है। तो याद रखना ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट और सल्फाइड और हैलाइड ओर्स है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर आता है फॉर्मेशन, देखिए नेटिव फ्री स्टेट मेटल्स फाउंड इन एलिमेंटल मेटेलिक फॉर्म अकर्स व्हेन मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव। नॉर्मली हमें मेटल इस फॉर्म में फ्री स्टेट में तभी मिल सकता है जब वो क्या हो, अनरिएक्टिव हो, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो जैसे गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, दीज मेटल्स डू नॉट कोरोड और कंबाइन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड्स इजीली। मतलब ये जो मेटल्स हैं ये ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉर्मली अपना अलग ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मेटल्स होते हैं वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे ये हमें फ्री स्टेट में मिल रहे थे, नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब यहाँ पे जो कंबाइंड स्टेट है देखिए, मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव, सो दे अकर इन कंबाइंड फॉर्म्स कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम और कैल्शियम में रिएक्टिव है तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने सल्फाइड की बात करी थी, PbS, क्लोराइड, NaCl, ठीक है, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स।
अब मेन क्वेश्चन आता है ये और क्या बला है, जो अभी हमने बताया। देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सब कुछ क्लियरली। फोन को हॉरिजॉन्टल कर लेना और क्वालिटी बढ़ा लेना अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। वैसे तो क्लियरली दिखाई देगा बट यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी, उससे और अच्छा शार्प दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो देखिए और क्या है, अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जो अभी बताया, ठीक है ना। अब देखिए नॉट एवरी मिनरल इज एन ओर, सारे के सारे मिनरल ओर नहीं होते भाई। मान लो आपने करोड़ों रुपए लगा के खदान खोदी, उसमें इतना लेबर लगाया, मशीनें लगाई, खर्चा करा, और उसमें से सोना निकला 10,000 का। आपने खर्च कर दिए 1 करोड़ और सोना निकला 10,000 का, कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 करोड़ खर्चा कर रहे हो तो 100 करोड़ का सोना निकलना चाहिए ना वहां पे, समझे? मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ये नहीं कह रहा कि 10x का होना चाहिए बट प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो आप अपने लेबर्स को दे पाओगे जो उन्होंने काम करा है, जो आप मशीन लाए हो उनका रेंट दे पाओगे। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो नॉट एवरी मिनरल इज एन ओर मस्ट बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर एक्सट्रैक्शन, मतलब इकोनॉमिकली वायबल मतलब अच्छा होना चाहिए जिससे हम प्रॉफिट कमा सके, और दूसरी चीज सेफ भी होना चाहिए, नहीं कि आप लेने के और हजारों लोग मर गए उसके चक्कर में, ठीक है, खदान में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जय बजरंगबली, जय हनुमान, सिया और रामचंद्र की जय हो। अब देखिए भगवान जी का नाम लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ओर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉमन ओर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेटल है और उनके ओर्स हैं जिनको हमें देखना है कि क्या क्या है, इनके नाम कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं तो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है उसे कहते हैं बॉक्साइट, ये शायद से आपने ज्योग्राफी में भी अपने पढ़ा होगा, जो आपकी 10th की ज्योग्राफी है। तो देखिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2H2O, ठीक है। अगला है एक दूसरा क्रायोलाइट, ये भी ओर ही है जिसका फॉर्मूला ये है। क्लियर है बात? ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक याद रखना है। आयरन में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक है हेमाटाइट Fe2O3 और एक है मैग्नेटाइट Fe3O4, ये आयरन के ओर है जिनसे आयरन निकाला जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास जिंक, जिंक में देखिए जिंक ब्लेंड, यहाँ पे एक आयरन पाइराइट भी है। अब जिंक में दो है, देखिए जिंक ब्लेंड ZnS और कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम देखेंगे कि सल्फर वाले ओर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कार्बोनेट ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन आपका जिंक कार्बोनेट। अब देखिए कॉपर का क्या है, यहाँ पे कॉपर ग्लैंड्स Cu2S, और यहाँ पे क्या है मेलाचाइट CuCO3CuOH2, तो कॉपर ग्लैंड्स याद रख लेने का। लेड का जो आपके पास ओर है उसका नाम है गलेना, जो है लेड सल्फाइड, ओके। सोडियम का ओर है रॉक सॉल्ट, जो नॉर्मली कॉमन सॉल्ट मिलती है, ठीक है ना, पहाड़ों में, चट्टानों में, NaCl। मर्क्यूरी का है सिनेबार, ये भी याद रखिएगा HgS। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट MgCO3। कैल्शियम का ओर है लाइमस्टोन, जो नॉर्मली चूना पत्थर जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और गोल्ड तो नेटिव फॉर्म में मिलता है, नेटिव मतलब फ्री फॉर्म में मिलता है, उसका ओर नहीं है, वो मिलता ही फ्री फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इन्हीं की, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज से बता सकते हैं कौन फ्री स्टेट में मिलेगा और कौन नहीं, क्योंकि देखिए जो सबसे कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। देखिए द पोजीशन ऑफ अ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिटरमाइंस वेदर इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, टाइप ऑफ कंपाउंड इट अकर्स इन एंड मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। मतलब अभी हमें एक्सट्रैक्शन देखने की, अभी तो हमने ओर देखे, उन ओर्स में से मेटल्स को निकालना कैसे वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं आपके, वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं और ये कंबाइन दूसरी चीजों के साथ इजीली नहीं होते, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, जैसा आपको बताया, ठीक है। अब देखिए जो मॉडरेट रिएक्टिविटी होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में। वहीं पे जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं क्लोराइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। क्लियर है बात? अब हम इनको मेथड ऑफ सेपरेशन देखेंगे अच्छे से समझ के। उससे पहले देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, तो क्यों लिखा है उसे हम जानेंगे अभी। याद रखिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए, अब एक छोटी सी चीज, गैंग, ये गैंग पार्टिकल्स बहुत आते हैं, गंगू मत पढ़ना, इसे गंजू भी नहीं पढ़ने का, GANGUE,
इट इज नॉट गंगुताई, ठीक है, इट इज गैंग पार्टिकल्स। एक्चुअली वो धूल मिट्टी और जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, कीचड़ होता है जो ओर से चिपके हुए होते हैं, उसी को गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है। द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल, क्ले प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग, ठीक है। तो जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम उसे गैंग को रिमूव किया जाता है, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में गैंग को रिमूव किया जाता है ओर से, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन मतलब उसमें से रिमूव करना फालतू की चीजें, ठीक है, जो इजीली हो सकती हैं। तो देखिए अभी हमने देखा बेसिकली समरी टेबल, देखते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी के बेस पे क्या क्या कैटेगरी में है। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो नेटिव स्टेट में मिल रहे हैं, फ्री स्टेट, जैसे आपके पास गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है। अगला है हमारे पास मॉडरेट वाले, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में मिल रहे हैं, जिंक, आयरन और लेड उनके ओर ये हैं। फिर है हमारे पास हाई रिएक्टिविटी में ऑक्साइड और हेलाइड मिल रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये हेलाइड और ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे NaCl, Al2O3 जो आपने बॉक्साइड देखा था अभी, ठीक है। अब देखिए, अब आता है मेन चीजें। अब आता है हमारे पास ऑयल और मिनरल, ये काफी आता है एग्जाम में, ठीक है। ये चीज ये आपको पढ़ चुके हो पहले कि एयर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस हाउ रिएक्टिव मेटल्स बिहेव इन नेचर। एंड जो दूसरा पॉइंट ये है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद मॉइस्चर एंड नेवर फाउंड फ्री। मतलब सोडियम, पोटेशियम कभी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता, ये हाईली रिएक्टिव है भैया, ये तो आग पकड़ लेता है फ्री स्टेट में, ठीक है। देखिए तो मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल, जो अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपके पास मिनरल होता है वो होता है जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चट्टान जैसे आपको मिलती हैं बड़ी बड़ी पत्थर, ठीक है, तो उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया है यहाँ पर। और क्या है, और मिनरल, ऐसे समझो सारे के सारे और मिनरल होते हैं, क्योंकि और मिनरल से ही निकलेंगे, बट सारे मिनरल और नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल में से प्रॉफिट के साथ मेटल नहीं निकाला जा सकता, समझे। मिनरल में से मेटल निकाला जा सकता है बट कुछ में प्रॉफिट होगा, कुछ में नहीं होगा। तो जिन मिनरल में से प्रॉफिटेबली मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो और कहलाते हैं, और जिनमें से नहीं किया जा सकता वो और नहीं कहलाते। तो सारे के सारे और तो मिनरल है बट सारे मिनरल और नहीं है। बहुत बढ़िया, यू आर स्मार्ट माई चिल्ड्रन, यू आर वेरी स्मार्ट। अ मिनरल विच कंटेन्स मेटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन फॉर इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन, जो हमने बात करी थी, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए सब कुछ मेन ही है, अब ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब है कि हम किस तरीके से मेटल को उनके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि आपके पास ये है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिए इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब हमें इनके सॉल्यूशन में बिजली पास करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सॉल्ट, जैसे NaCl है, पहले NaCl को हीट करके उसको पिघलाया जाता है मॉल्टन फॉर्म में, ये नहीं कि पानी डाल दिया, ठीक है। उनको NaCl को हीट करके मॉल्टन स्टेट में लाते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी मदद से हमें Na और Cl सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जिंक, आयरन और लेड, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हम देखो अभी करने वाले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। रोस्ट नहीं करेंगे हम, और यहाँ पे रोस्ट का मतलब है कि उसे हीट करना एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए तो अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका पहले तो हम कंसंट्रेशन करते हैं, इंप्योरिटीज को, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, फिर होता है कैल्सिनेशन। अब ध्यान से देखिए, कैल्सिनेशन उन ओर्स का करेंगे जिनके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। देखिए ध्यान से, कैल्सिनेशन उन ओर्स का होता है जिनके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, वहीं पे रोस्टिंग उनकी होती है जिनके अंदर सल्फाइड प्रेजेंट होता है। रोस्टिंग जिनके अंदर सल्फाइड जैसे आप देख रहे हैं, और कैल्सिनेशन जिनके अंदर कार्बोनेट, मतलब जिसमें CO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, कैल्सिनेशन जिसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, उसका रोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन। तो जब हम ये करते हैं तो उससे ऑक्साइड मिलते हैं, क्या? ऑक्साइड। जैसे समझो, एक शॉर्टकट देता हूं, देखो, जिंक कार्बोनेट, जब जिंक कार्बोनेट का हम करते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट हो रहे हैं,
कैल्सिनेशन। तो यहां से हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, CO2 बाहर निकल जाता है तो जिंक ऑक्साइड मिलता है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ हम कार्बन मिक्स करते हैं तो कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है जिंक ऑक्साइड को। तो जिंक मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ये क्या कहा गया है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन कोक, जैसे ZNO कार्बन प्लस जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर बात है। तो मेनली 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने हैं। और जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्या जो बहुत ही सीरीज में लो लेवल पे थे, वो क्या है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में, और इसको हम सिंपली सिर्फ हीट करके ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हीट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करके, जिसे हम कोक भी कहते हैं, हमने बनाते हैं जिंक। बट जो ये मेटल्स मिलते हैं ये 100% प्योर नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती ही हैं। फिर हमें इसको क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए आप यहाँ पे जाके एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हमने फुल डिटेल में करा है कि कॉपर को कैसे रिफाइन किया जाता है, और वो एग्जाम में बहुत आता है, हर बार आता है, तो उसे मिस नहीं करने का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम आपको बेसिकली बताते हैं क्या होता है। देखिए एनोड क्या होता है, जैसे देखो ऐसे समझो कि आप क्या करते हो, एक बर्तन लेते हो, उसके अंदर पानी डालते हो और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो चीज जिसकी मदद से पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। नॉर्मल वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, बट जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे नमक ही हो गया, NaCl हो गया, CuSO4 हो गया, सॉल्ट हो गया कोई, तो वो बिजली कंडक्ट करता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और फिर इसमें हम 2 रॉड डालते हैं। अब एक को हम क्या करते हैं, ऐसे समझो, बैटरी की पॉजिटिव साइड से और एक बैटरी की नेगेटिव साइड से। पॉजिटिव साइड को कहा जाता है एनोड, याद रखना, और नेगेटिव साइड को कहा जाता है कैथोड, ये भी याद रखना, ठीक है। पहले इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव साइड एनोड, नेगेटिव साइड कैथोड। अब देखते हैं, देखिए एनोड बनाया जाता है इम्प्योर मेटल से, मतलब जो पॉजिटिव साइड है ये बनेगा हमारा इम्प्योर, तो हम इसे इम्प्योर कॉपर कह देते हैं। अब वहीं पे जो दूसरी साइड है कैथोड, वो बनता है प्योर मेटल से, तो यहाँ पे हम कह देते हैं प्योर कॉपर, मतलब ये जो ये लगा हुआ रॉड, प्योर कॉपर। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे अगर हमें कॉपर का यहाँ पे रिफाइनिंग करनी है तो हम CuSO4 ले लेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे जब ये इसमें से इंप्योरिटीज निकलती हैं एनोड में से, तो इसके नीचे यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एनोड मड। मतलब जो एनोड के नीचे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, उसी को कहा जाता है एनोड मड, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। देखिए अब जैसे यहाँ पे हमें देख रहा है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। हम कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं कॉपर सल्फेट क्या लेकर के, इलेक्ट्रोलाइट लेकर के। ये आप जल्दी से जाइए, यहाँ पे आपको वीडियो जैसे कहते हैं आप आई टैब में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है बात, चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। अब देखिए जो हमने अभी बात करी, अभी हमने शॉर्ट में देख लिया, अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में देखा जाए। देखिए जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, पहला क्या है, रिमूवल ऑफ गैंग, मतलब कि सैंड और क्ले को रिमूव करना। तो इससे क्या होता है कि परसेंटेज मेटल का इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पत्थर है, वो 100 किलो का है और इसमें जो ओर है, मतलब जो इसके अंदर जो मेन मेटल है वो 40 किलो है, ठीक है। तो 60 किलो तो कूड़ा है ना। तो अगर इसमें धूल मिट्टी और फालतू की चीजें हटा दूं धो के क्लीन अप करके, तो पूरा का पूरा जो मेटल है वो मान लेते हैं, मतलब ओर है वो 80 किलो का रहा और जो मेटल है वो तो 40 ही है। तो सोचो पहले 100 किलो में 40 किलो था, समझ रहे हो, और अब 80 किलो में 40 किलो है। तो पहले देखो 100 में से 40 था तो कितने परसेंट था, मतलब 40% मेटल था। लेकिन अब 80 में से 40 कितना हो गया, 50%। तो हमने क्या करा दिया, परसेंट इंक्रीज कर दिया क्या, मेटल का इन द ओर।
ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है फॉर नाउ। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप है मेन कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, कि इनको मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड्स, बहुत सारे मेटल्स को उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बट अगर और पहले से ही ऑक्साइड ना हो तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, ऑक्साइड में उसके। चलिए अब देखते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था उसी को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर्स, जिनमें कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे CO3 जो होता है, इसमें क्या होता है कि हम इसको हीट करते हैं एब्सेंस और लिमिटेड एयर में, मतलब इस ओर को हम हीट तो करेंगे बट एयर ज्यादा अमाउंट में नहीं देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, ऑक्साइड बचता है उसका, ठीक है ना। यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स, जिनमें वाटर या फिर कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट हो। अब एग्जांपल देखिए, जिंक कार्बोनेट को हमने कैल्सिनेट करा, कैल्सिनेशन मतलब शॉर्ट में बोले तो इसको हीट करा इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर, तो मिला जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मेन चीज ये चाहिए थी, मेटल ऑक्साइड, क्लियर बात, ये मिल गया। नेक्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो देखिए सल्फाइड ओर्स में क्या है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सीस एयर, मतलब यहां पे हमें इसे हीट करना पड़ेगा बट एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। देखिए रोस्टिंग में क्या होता है कि हम सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सीस एयर, मतलब कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहे थे, यहाँ पे ज्यादा एयर में करते हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि जैसे आपने देखा होगा रोस्टिंग वाला, जैसे बीन्स को रोस्ट करते हैं खुली आग पे, हवा भी है वो भी रोस्ट हो रहा है, तो वो हमारी रोस्टिंग है, ठीक है। क्लियर है बात। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, एक्सिस एयर में, तो रोस्टिंग, लिमिटेड या नो एयर में कैल्सिनेशन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, दिमाग में बैठ जाए, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड एंड रिलीजेस व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखते हैं कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि ये रिएक्शन है आपके पास जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड को हम हीट कर रहे हैं बट इस बार ऑक्सीजन की, मतलब एयर की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन मिल जाएगा भरपूर मात्रा में, जिससे जिंक ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है। चलिए, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। पेन लग गया है, सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो अभी हमने क्या करा, ओर से पहले उसके ऑक्साइड में चेंज करा, अब हम क्या करेंगे, ऑक्साइड से मेटल में चेंज करेंगे। तो देखिए ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल यूजिंग डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स रिएक्टिविटी। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके लिए भाई अलग से अलग रिड्यूसिंग एजेंट देखना पड़ेगा, जो कम रिएक्टिव है उसके लिए अलग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ध्यान से देखिए, हैव अ गुड लुक। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। पहली बात तो ये देखिए, इनमें तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, क्या, इसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन नहीं होता, याद रखना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किनके लिए है, इंटरमीडिएट वाले, मतलब जो मिड लेवल में है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, जो बताया था ना, जैसे NaCl है, तो पहले हम NaCl का मोल्टन सॉल्ट क्रिएट करेंगे, मतलब उसे इतना हीट करेंगे कि वो, जैसे लावा होता है ना, देखा होगा आपने वॉल्केनो में से लावा निकलता है, उस तरीके से हीट करेंगे। फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ से Na और Cl2 अलग हो जाएंगे, सोडियम और क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाएंगे, कैसे, वी विल सी। लेकिन देखिए दीज मेटल्स आर टू रिएक्टिव टू बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। इसमें हम नॉर्मल कार्बन और कोक यहाँ पे कार्बन ही है, उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने देखा था जस्ट, ठीक है। अब देखिए
जो बॉक्साइट ओर है Al2O3 2H2O इज प्यूरिफाइड टू Al2O3 एल्यूमिना। तो पहले हम इसको बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करते हैं, इसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं Al2O3 में, फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं Al2O3। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, आप में इस क्लास में करते हैं 10th में सीबीएसई में, तो आप लोग मेनली देखिए। तो बस इतना याद रखना, बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं Al2O3 में मेनली। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो होता क्या है, कैथोड पे क्या बनेगा, मेटल, तो एल्यूमिनियम आयन Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बन जाता है। और एनोड पे क्या होता है, O2- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और उससे बन जाएगा O2, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, और ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता है। तो देखो याद रखना, कैथोड पे हमेशा मेटल फॉर्म होता है, मेटल इज फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर कैथोड पे। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जिनकी बात हो रही थी, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। तो देखिए इनका एक्सट्रैक्शन का मेथड क्या है, रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड। क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इनको इसकी मदद से रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हमने बताया था, जिंक ऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। क्लियर रहेगा, वेरी गुड। जैसे आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, तो यहाँ पे हमने कार्बन मोनोक्साइड यूज करा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे मिल गया हमें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात, दिस इज इट। अब देखिए जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, जो बहुत ही रिएक्टिविटी सीरीज में लो लेवल पे आते हैं, इनको सिर्फ हीट करेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मली सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में मिलते हैं, अगर इसको सिंपली हीट कर दे, अब एयर की प्रेजेंस में हीट करने को तो ये रोस्टिंग कहा जाता है, तो सिंपली बोले तो हीट करे या रोस्टिंग कर दे तो वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार, मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार, जैसे HgS है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास सिनेबार और है HgS मर्क्यूरी सल्फाइड, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे हमने हीट करा, सिंपल सी बात है, तो उससे मिल गया मर्क्यूरी और सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज सेम एज रोस्टिंग। जैसे सिल्वर सल्फाइड का Ag2S ऑक्सीजन में हीट करा, रोस्ट करा, जिससे हमें सिल्वर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो गई। क्लियर है बात, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो हमने बताया था आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो मैंने अभी बताया था कि जो हमने अभी तक ऊपर वाले मेथड से मेटल्स फॉर्म करे हैं वो 100% प्योर नहीं होते, इनको और रिफाइन किया जाता है ताकि 99% तक काफी अच्छी प्योरिटी दे सकें। तो जैसे कि कॉपर, जिंक, सिल्वर और एल्यूमिनियम में हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए वंस एक्सट्रैक्टेड मेटल्स में स्टिल कंटेन इम्प्योरिटीज, द फाइनल स्टेप रिमूव्स दोज इम्प्योरिटीज, जिसे हम रिफाइनिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना जो अभी बताया था, एनोड में इम्प्योर मेटल, कैथोड में प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल CuSO4 कॉपर के लिए। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे एनोड पे कॉपर डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे कॉपर फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए जैसे कि अभी बताया, आई टैब पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फुल डिटेल में कैसे होता है ये, तो वहां पे आपको गहराई से मिलेगा। गॉट इट। चलिए कि एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में कॉपर को रिफाइन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हम समझ गए कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है, मॉडरेट मेटल्स को कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड से रिड्यूस किया जाता है, और लो रिएक्टिव मेटल्स को सिर्फ हीट करके एयर की प्रेजेंस में उसी को रोस्टिंग करके किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो ये सब हमने देख लिया, मेनली एक टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो खुद से लिख के समझ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम बनाया जाता है प्योर। जिंक का और जिंक ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बन की मदद से। आयरन का Fe2O3 यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड की वजह से रिड्यूस करके हमने प्योर आयरन बना दिया, प्योर इन द सेंस के बाद में रिफाइन करना पड़ेगा। और सिनेबार को सिर्फ रोज हीट कर दिया तो मर्क्यूरी बन गया, कॉपर को भी सिर्फ हीट कर दिया तो कॉपर बन गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में
जैसे कि जो मेन हमने सब कुछ पढ़ा वो क्या है, कंसंट्रेशन कन्वर्जन टू ऑक्साइड। मेनली हमने क्या देखा, पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि सबसे पहले उसमें से गैंग पार्टिकल और बाकी की इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाए, फिर उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। किसमें, ऑक्साइड में चेंज करते हैं बाय रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। फिर बाद में उसका रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसका रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से ताकि वो प्योर बन जाए, प्योर मेटल। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होता है। और एक और रिएक्शन होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान से देखनी है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन ये भी एग्जाम में बहुत आती है और बहुत ज्यादा आती है। थर्माइट रिएक्शन देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे भी हम एक मेटल को, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं किसी दूसरे मेटल की मदद से। तो जो प्योर मेटल फॉर्म होता है वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी मदद से क्या होता है, वो जो मेटल फॉर्म होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। समझ रहे हो, लिक्विड स्टेट मतलब कि गीला होता है और बाद में वो सूख के सख्त बन जाता है, ठंडा होके, कूल होके। तो इसका यूज किया जाता है कहां पर, ट्रेन के ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, आई वॉन्ट कि इसे आप ढूंढे खुद से अपनी बुक में और करें, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप मेहनती बने। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। थर्माइट रिएक्शन, थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है ना। और ये रेलवे ट्रैक्स को ठीक करने के लिए यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे भी क्या होता है, आप एक मेटल ऑक्साइड को दूसरे मेटल की मदद से रिड्यूस करते हो, तो जो मेटल फॉर्म हो रहा होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पे होता है कि वो लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट के बाद क्या होता है, वो ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है और दोनों पटरियां आपस में वेल्ड हो जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको फाइंड आउट कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो की एंड में दे दूंगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए अब आता है हमारे पास अलग से चीजें। मेन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दैट इज मेटलर्जी को पूरा देख लिया है कि किस तरीके से हम ओर की मदद से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हाईली रिएक्टिव मेटल हो, मॉडरेटली या फिर लो रिएक्टिविटी मेटल्स हो। तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो आप अब नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आयोनिक कंपाउंड, अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, तो देखिए an ionic compound is a chemical compound formed by complete transfer of electrons from a metal to a non-metal resulting in formation of positively charged ions which are held together by strong electrostatic forces of attraction। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, बड़ा लंबा लग रहा है, तो ध्यान से सुनो भैया, इसीलिए तो है भाई। देखो जब भी प्यारे बच्चों मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, वो दानवीर कर्ण है, और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लेना। ठीक है, जैसे आपका दोस्त। तो शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं मेटल और इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं नॉन मेटल्स। तो यही दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो काम बन गया ना, एक देने वाला एक लेने वाला। तो उनके बीच में ट्रांसफर होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं नॉन मेटल्स में, और वो उनके बीच में आयंस क्रिएट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव आयन। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को ट्रैपल नहीं करते, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी मदद से उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उन्हें अट्रैक्ट करके जोड़े रखती है अपने साथ। समझ गए, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं होती, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए आयंस केटायन, जो मेटल होते हैं वो केटायन फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एनायन। ठीक है, जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो बनेगा Na+, सोडियम आयन। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, Cl-। ठीक है, तो ये आपका बन गया एनायन, और ये बन गया आपका केटायन। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि बेसिक इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, अगर आपको 9th बिल्कुल ही
गायब हो गई थी, तो डोंट वरी, आई टैब पे जाइए और ये वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी बनते कैसे हैं देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, जो आप देखते हो ना KLM, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये अपने लास्ट शेल में से वैलेंस शेल कहते हैं, जिससे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिससे सोडियम आयन बन जाता है, दैट इज Na+28। क्लियर बात, ये स्टेबल हो गया ना। लास्ट सेल में अगर 8 होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअली बताऊं तो जो एटम से बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये स्टेबल कब हुआ, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्लियर है बात। क्लोरीन स्टेबल तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, नॉन मेटल क्या होते हैं एटम, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। जो ये था, ये क्या था, ये लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू गेन ऑक्टेट। अब जैसे कि देखिए, जैसे क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 KLM, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, एनायन होता है जो, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, एक कम था एक जुड़ गया। तो यहाँ पे जो ये 288 बना, ये स्टेबल है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल बनते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बनते हैं। क्लियर है बात। बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जो हमने देखा है 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए वहां पे Na+ बना और यहाँ पे Cl- बना, तो ये दोनों आयन्स है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये आपस में टाइटली जुड़े हुए हैं NaCl। क्लियर है बात। मतलब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, जिस वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो हम ये देखेंगे कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए अभी कुछ एग्जांपल से जो आप देखिए, सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। याद करने का तरीका और समझने का तरीका कितना शॉर्ट है। अगर एक मेटल दिख रहा है और एक दूसरा नॉन मेटल, तो समझ जाने का क्या, कि वहां पे आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करेंगे। मेटल देगा इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे NaCl, Na+Cl, MgO में मैग्नीशियम आयन ऑक्साइड आयन, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और क्लोराइड आयन। क्लियर है बात। वेरी वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसमें एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन है। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन और सल्फाइड आयन है। क्लियर है बात। अब देखिए आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम देखते हैं। देखिए पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा नमक है तो नमक रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड ही है। ठीक है ना, और नमक क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा देखिए क्रिस्टलिन फॉर्म, ये रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में होते हैं, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। ठीक है, और ये ब्रिटल और हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। क्लियर है बात, वेरी गुड। अब देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। आप नमक एक चम्मच में लीजिए और गैस पे ले जाके रखिए, देखिए कि वो काफी देर तक वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। क्लियर है बात। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, जो हमारी चीनी होती है शुगर एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आप एक चम्मच में चीनी रखिए और उससे गर्म करिए, आप देखिए क्या होगा, वो थोड़ी देर में बिल्कुल काली हो जाएगी, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अब देखिए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन आयंस विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। एग्जाम में आता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो आप लिखोगे बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन आयोनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। मतलब उनके बीच की दोस्ती बड़ी गहरी है और उनको तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्लियर बात, क्लियर बात। यहाँ पे दोस्ती का मतलब है बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। चलिए जैसे कि जो नॉर्मल नमक है NaCl, वो 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि वो पानी में मिक्स हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए जो नमक है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है ना, क्लियर है बात। इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा समझिए कि जो नमक है वो कैरोसिन और पेट्रोल में मिक्स नहीं होगा। तो ये सब अभी आप 11th में आएंगे तो और गहराई से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना, वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं कौन, आयोनिक कंपाउंड, बट इनसॉल्यूबल होते हैं कैरोसिन और पेट्रोल में। क्लियर है बात।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, याद रखने का। जैसे अगर हमारे पास नमक है, नमक में मैं एक इधर तार डालूं एक इधर तार डालूं तो बिजली पास नहीं होगी, बट अगर उसी नमक में हम पानी डाल दें, मतलब अगर हम उसका सॉल्यूशन बना ले तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, पहले वाले में आयंस क्या होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। तो याद रखना है। इसलिए तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट में बताया था, कॉपर सल्फेट या सॉल्ट NaCl, जब हम पानी में डालते हैं तो बिजली फ्लो होने लगती है, क्योंकि ये पानी में मिक्स होकर आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वही ब्रिटलनेस, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, शैटर अंडर स्ट्रेस, मतलब ये भी ब्रिटल होते हैं, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है देखिए थोड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बॉन्ड टाइप क्या है आयोनिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कोवेलेंट कंपाउंड को हम देखेंगे अभी डिटेल में, बट शॉर्ट में इतना समझिए कि आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्लियर है? और वो शेयरिंग की वजह से जो उनके बीच का बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, याद रखने का। कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब वीक होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए शायद वीडियो बंद हो गई थी, बट इट हैज बीन रीस्टार्टेड। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कोवेलेंट नहीं करते हैं। NaCl MgO इनके एग्जांपल, H2O CO2 CH4 किसका एग्जांपल, कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल। अब देखिए कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कैसे कराएंगे, एग्जाम में कैसे शो करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, जिससे क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। एग्जाम में से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से इस तरीके से भी शो करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम के पास 1 2, लास्ट शेल में कितने हैं, 3 4, एक सेकेंड सिर्फ वैलेंस शेल शो करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। Na का 2 8 1 है तो इसके लास्ट शेल में सिर्फ एक है, और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन को दे देता है, जिसके बाद ये क्या बनते हैं, फिर ये इस तरीके से बनता है। Na पे प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया है। क्लियर है बात, सिंपल। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282, तो ये लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनाता है मैग्नीशियम 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन देखिए, अब देखिए एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट एक क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाले भी 2 होने चाहिए, तो एक मैग्नीशियम देता है तो 2 क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2Cl और 2 इलेक्ट्रॉन लिखे इसका मतलब एक क्लोरीन। वीडियो बंद हो गई थी तो वी हैव रिस्टार्टेड। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि जैसे देखिए कि एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक क्लोरीन को एक चाहिए, तो ये बन गया। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऐसे लिखेंगे Mg2+ 2Cl - MgCl2। इसी को अगर मैं डायग्राम के थ्रू शो करूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, तो देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 क्लोरीन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक दूसरा क्लोरीन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं इधर शो कर देता हूँ फॉर इजीनेस, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे ये बनेगा लास्ट में Mg2+, और यहाँ पे इस क्लोरीन पे भी अब लिख देंगे 2Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। तो समझे यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आया और एक क्लोरीन पे -1, बट ऐसे 2 क्लोरीन है। ठीक है, इसकी वजह से इसे हम लिखते हैं MgCl2। क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं है ना, बढ़िया स्मार्ट बच्चे। ठीक है, अब देखिए
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जितनी वैलेंसी होगी, जैसे कार्बन की, जैसे यहाँ पे सोडियम है उसकी भी वैलेंसी 1 है और जो क्लोरीन है उसकी भी वैलेंसी 1 है। क्लियर है बात, समझे? और न्यूट्रल कंपाउंड में देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो Al2O3 है, Al2O3 एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन में यहाँ पे -2 चार्ज है, ऐसे समझिए। तो 3 2 जा 6 +6 और ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है इंटू कितने 3, तो -6। तो +6 -6 कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0। तो आयोनिक कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 ही होता है दोनों का मिला के। तो ये कुछ दे रखे हैं, देखिए सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन ब्रोमीन की -1 है और ऑक्सीजन और सल्फर की -2 है। तो जो क्रिस क्रॉस मेथड आप क्लास 9th में पढ़ते थे उसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है इसके अंदर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोरोशन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या है? स्लो डिटोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। जैसे जब बरसात का टाइम आता है तो आपने देखा होगा कि जो लोहे के गेट होते हैं जहाँ पे पेंट उखड़ चुका है वहां पे वो सड़ने लगते हैं, वहां पे वो लोहा पतला हो जाता है और टूट भी जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कोरोशन कहते हैं। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब देखिए कोरोशन जो नाम है ये किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है, जैसे लोहे का नहीं होता है कोरोशन, कोरोशन सिल्वर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, उनका कम होता है बट होता है, ठीक है। क्लियर है बात? आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। लेकिन जब आयरन का कोरोशन हो रहा होता है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसका नाम होता है रस्टिंग। क्या नाम है? रस्टिंग, याद रखने का, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। क्लियर बात? तो देखिए रस्टिंग का ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। आयरन में ऑक्सीजन और वाटर में, याद रखना जब भी रस्टिंग होनी है तो दो कंडीशंस बहुत ही मैंडेटरी है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे बनता है Fe2O3 XH2O, यही रस्ट का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास लगभग रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की। बहुत बढ़िया, तो रेडिश ब्राउन कलर। अब देखिए तो हम कोरोशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? या तो उसमें पेंट करके, जैसे आपको पता है कि हम जब भी कोई लोहे की चीज बनाते हैं उसमें पहले प्राइमर डलवाते हैं फिर पेंट करवाते हैं, ठीक है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन, ये बड़ा एग्जांपल आता है एग्जाम में। देखिए गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जब आप किसी एक मेटल के ऊपर एक पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो जिंक जो मेटल होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है और जिंक ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जो और मेटल को खराब होने नहीं देता। या फिर अलॉइंग, हम क्या कर सकते हैं? मेटल को अलग अलग चीजों के साथ मिक्स करके उनका अलॉय बना सकते हैं अलग अलग मेटल्स के साथ, जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, थाली होती है, चाकू होती है, इसमें कितना भी पानी लगे, हवा में रहे, कुछ भी रहे, इनमें जंग नहीं लगते क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है आयरन का। अब देखिए तो कोरोजन में जैसे कि अभी हमने देखा ये चीज शॉर्ट में, इसी को थोड़ा सा डेप्थ में देखिए। कोरोजन जब आयरन का होता है तो वहां पे बनता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसका कॉमन नाम होता है रस्ट। जब कॉपर का रस्टिंग होती है तो उसमें बनता है कॉपर कार्बोनेट जिसका कलर होता है ग्रीन। जैसे कॉपर में जब जंक लगता है तो वो हरे रंग का होता है। सिल्वर में जो जंक लगता है वो होता है सिल्वर सल्फाइड और वो ब्लैक कलर का होता है। तो चांदी में काले रंग का वो आता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम पे बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि डल ग्रे कलर का होता है। नॉर्मली एल्यूमिनियम बहुत शाइनी प्यारे बच्चों बहुत ही शाइनी होता है, जैसे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बट जब उसमें जंग लगता है तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? डल हो जाता है। क्लियर है बात? वेरी वेरी गुड। तो आपसे कोई पूछे रस्ट क्या होता है तो आप लिख सकते हो ये रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है जब वो फॉर्म होता है जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो याद रखना ये कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। याद रखना एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। स्कूल में एक एक्टिविटी आती है जो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है? मॉइस्चर जरूरी है, एयर जरूरी है और अगर वहां पे इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट है तो उससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो याद रखना रस्टिंग कभी ड्राई एयर में नहीं होगी और प्योर वाटर में भी नहीं होगी। एग्जाम में देखिए आपको इस तरीके से दिखता है क्वेश्चन कि वहां पे आपके पास टेस्ट ट्यूब होती है 2-3 मान लेते हैं, एक के अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ है और ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ना ब्लू कलर लेते हैं,
अब देखिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, और एक और टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर पानी तो भरा हुआ है बट इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर है, तेल की लेयर चढ़ा दी है। अब देखिए वो क्या करते हैं, तीनों के अंदर वो बोलते हैं कि हम एक चीज डाल देते हैं, कील डाल दी, ठीक है, कील, इसमें भी कील डाल दी और इसमें भी कील डाल दी। तो अब देखिए पहले वाले में देखिए इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, तो यहां पे रस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है बात? यहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है बट एयर में मॉइस्चर तो होता है ना, तो अगर ह्यूमिड एयर है तो यहां पे भी रस्टिंग हो जाएगी। बट देखिए यहां पे क्या है, यहां पे जो पानी है इसके अंदर उसके ऊपर एक लेयर है किसकी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहां पे एक लेयर है ऑयल की। अब ऑयल की लेयर होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एयर इंटरेक्ट नहीं कर सकती, एयर अंदर नहीं जा सकती। और जो ये वाटर होता है इसको पहले बॉईल किया होता है ताकि वाटर के अंदर की प्रेजेंट एयर को रिमूव किया जा सके। तो इसके अंदर ना एयर है, सिर्फ पानी है, तो सिर्फ पानी की वजह से यहाँ पे जंग नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर में जंग नहीं लगता, और सिर्फ एयर है तो वहां पे भी जंग नहीं लगता। क्लियर है बात? एयर और वाटर दोनों होने चाहिए जंग लगने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि समझ आया होगा आपको बहुत ही अच्छे से कि कोरोजन होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं, वाटर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए। अगर सिर्फ वाटर है तो भी नहीं होगा, सिर्फ एयर है तो भी नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए चलिए चलिए, इसके देखिए इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन क्या है, मटेरियल्स को कमजोर कर देता है, डैमेज कॉज करता है, बिल्डिंग और ब्रिज कभी टूट सकता है, इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि रुपए खर्च होते हैं ठीक करने के लिए, और सेफ्टी हैजर्ड भी है, मतलब पुल टूट जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी गेट टूट जाए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि हमने अभी बताया था, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर और कोरोजन होने से बचाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ प्रोटेक्टिंग। एल्यूमिनियम अपने आप को ज्यादा कोरोजन से बचाता है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम की टॉप लेयर पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करने लगती है। ठीक है, देखिए कॉपर में क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये और ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S फॉर्म होता है, ये कोरोजन है। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ कॉपर रस्टिंग, अब हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे बताया था कोटिंग करके, ग्रीस या ऑयल लगा के, गैल्वेनाइजेशन, जिंक लगा करके, ठीक है, अलॉय बना करके, जैसे कि बताया था स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरीका होता है कि आपने एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी। क्लियर है बात? वेरी गुड। एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, देखो सिंपल सी बात है, जो भी गैल्वेनाइजेशन बताया उसी की तरह ही है। अ मोर रिएक्टिव मेटल इज अटैच्ड टू आयरन ऑब्जेक्ट, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट के साथ एक मोर रिएक्टिव मेटल रखा जाता है ताकि जब रिएक्शन की बारी आए तो आयरन ना करे, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कर दे। ठीक है, द मोर रिएक्टिव मेटल कोरोड्स इन प्लेस ऑफ आयरन, इट इज लाइक कि उसको बचाने के लिए किसी और को उसके सामने रख दिया कि भाई तुम सहो, जो भी दिक्कत है हम ठीक है पीछे पीछे। ठीक है, अब देखिए जैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या था, जिंक की लेयर चढ़ाते थे, तो एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग, इसमें हम चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम की लेयर। तो उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है, जो भी बताया, जिसकी वजह से वो कोरोजन को रोक देता है। बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने देख लिया, पेंटिंग से एक फिजिकल बैरियर होता है, गैल्वेनाइजेशन से जिंक की कोटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम किसी क्रोमियम, टिन या निकल की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो हमारे पास वो होते हैं नलके होते हैं, आपने देखा कितना शाइनी होता है, वो असली में तो उस मटेरियल से नहीं बना है ना, उसके ऊपर बस एक पतली सी लेयर चढ़ी है। तो आप देखिएगा कि कभी ध्यान से कि जो सिंक में ये सब होते हैं उनमें लिखा होता है कि डू नॉट यूज क्लोरीन या फिर एसिड फॉर क्लीनिंग, क्योंकि एसिड रिएक्ट करके उस लेयर को हटा देगा। ठीक है, वेरी गुड। जैसे जो कार के आगे का सामने का फ्रंट पार्ट होता है वो कितना चमक रहा होता है, वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही करी होती है। ठीक है, या तो हम अलॉय बना सकते हैं, जो भी हम देखेंगे, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा सकते हैं, और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में किसी और मेटल को उसकी जगह रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बच्चों को एग्जाम में आता है कि कोरोजन और रस्टिंग में फर्क क्या है, और बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, सेम सेम ही लगता है क्योंकि सेम ही है, बस कोरोजन हम किसी भी मेटल के नाम के लिए यूज कर सकते हैं, रस्टिंग
ही कोरोजन है, बट जब स्पेसिफिकली हम आयरन की बात करें, ठीक है। जनरल टर्म फॉर डिटोरेशन स्पेसिफिक टू आयरन, ठीक है। जो कोरोजन है वो किसी भी तरह के डिटरेशन के लिए यूज हो रहा है, किसी भी मेटल के लिए, बट रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आयरन और स्टील में हो रहा है, जबकि कोरोजन सारे मेटल्स में हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3H2O है, बट जैसे अभी हमने सिल्वर में देखा, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, तो वो अलग है, ठीक है। तो वो सब कोरोजन है। कोरोजन और रस्टिंग सेम ही चीज है, बस जब कोरोजन को आयरन के लिए बोला जाता है तो उसको रस्टिंग कह दिया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है अलॉय। तो इसको चलिए अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए अलॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम पर्पज से बहुत जरूरी हो जाता है। दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। मतलब अलॉय क्या है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या फिर किसी नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हर जगह कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, नहीं कि जगह एक जगह अलग एक जगह अलग, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ब्रास है, क्या ब्रास, ब्रास किसका है अलॉय? कॉपर और जिंक का। तो ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अगला है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का यूज कहां पर है प्यारे बच्चों? देखिए कॉपर और टिन, मतलब जो ब्रॉन्ज का है वो स्टैचूज और कॉइन बनाने में यूज होता है, और इसमें ये अलॉय है कॉपर और टिन मेटल का। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील, ये है आयरन, क्रोमियम और निकल का, ठीक है। तो ये किचन यूटेंसिल्स में यूज होता है। कार्बन की भी इसमें थोड़ी सी मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। सोल्डर होता है लेड और टिन का, जो वायर जोड़ने के काम आता है ना, हीट करके वो चिपकाते हैं, आपने कभी देखा होगा, हीट करा और फिर वो लोहे का वायर होता है वो वेल्ड कर देता है, तो उसी को सोल्डर वायर कहा जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेड और टिन, इसलिए इसे जॉइनिंग वायर्स में यूज किया जाता है। फिर है ड्यूराल्यूमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम का, ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। तो अलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, आप लोग समझ चुके हैं। इसका इस्तेमाल ये होता है ताकि जो हमारा मटेरियल स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल और कोरोशन से बच सके। बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए ध्यान से प्यारे बच्चों इस पार्ट को देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में अलॉयज की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए हार्डनेस, जो ज्यादातर क्या होता है कि जो अलॉयज होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं कंपेयर टू जिनसे मेटल से वो बने होते हैं, ठीक है। कोरोजन, ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी अलॉयज होते हैं वो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं कंपेयर टू जिनसे वो बने हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में कम कोरोजन होगा, ना के बराबर कंपेयर टू आयरन। स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम का ही अलॉय है, बट वो एल्यूमिनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है बात? अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये याद रखना बच्चे उल्टा रखते हैं, उन्हें लगता है कि हर चीज ज्यादा ही होती है। एक्चुअली अलॉयज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। किनकी? अलॉयज की, याद रखिएगा। तो इनकी यूजुअली लोअर देन प्योर मेटल, मतलब आयरन का जो अलॉय होगा उसकी बिजली पहुंचाने की क्षमता कम होगी कंपेयर टू प्योर आयरन, ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, जैसे सोल्डर मेल्ट्स इजीली। ब्रास में कॉपर और जिंक से बना है 60 to 80% कॉपर और जिंक 20 to 40% जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज में 90% कॉपर 10% टिन। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल मेनली, ठीक है। ड्यूराल्यूमिन में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। नाइक्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। निकल और क्रोमियम, निक्रोम भी कहते हैं, और निक्रोम की वायर यूज होती है। जो ये देख रहे हैं आप, ये निक्रोम की वायर है, ये बेसिकली यूज होती है जहां पे आप ये हीटरिंग की कॉइल्स होती है उसमें इसका यूज किया जाता है इस चीज का, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इट इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए, बट हमने एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, हर चीज़ काफ़ी डिटेल से करी है। एंड आई होप कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपने एग्जाम्स में ऐसे ही बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो दिल लगा के पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है, हमें पूरा बिलीफ है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना और एग्जाम के टाइम पे हड़बड़ी मत करना,
रिलैक्स रहना। क्वेश्चन आ रहे हो ना आ रहे हो, रिलैक्स रहोगे तो जो नहीं आता है वो तो कर ही लोगे, कम से कम जो आता है वो तो अच्छे से करोगे। सो हड़बड़ी नहीं करनी है, रिलैक्स वे में होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। भगवान जी का नाम लो, आशीर्वाद लो, मन लगा के पढ़ाई करो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फोड़ के आते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू।